एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ। हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो। जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए, और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा, और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा, और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम न होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो। मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी, और तो और वो अभी बहुत छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है, अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है
कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती है और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है, बेटी घर पर भूखी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोनपरी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ, बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती हैं। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती हैं और जादुई गाउन से कहती हैं, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। लगभग 9 महीने की गरीब गर्भवती सुमित्रा सिलाई मशीन पर भूखी प्यासी कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां मोहिनी, वैशाली और निशा स्कूल से घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर 4 साल की पीहू कहती है, देखो माँ, पहली दीदी, वैशाली दीदी, निशा दीदी आ गई। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ, तुम तीनों को भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ, अब बस, आप ये बाकी के कपड़े बाद में सिल लेना। मैं जानती हूँ आपने भी हमारे स्कूल जाने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो थोड़ा सा खा लो ना। सुमित्रा की चारों बेटियों में मोहिनी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो अपने घर की गरीब हालत और अपनी गरीब दर्जी माँ के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुमित्रा की शादी जगदीश से 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे 4 बेटी मोहिनी, वैशाली, निशा और पीहू हैं। मगर एक बेटे की आस में सुमित्रा 5वीं बार गर्भवती है। माँ, मेरी स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, मुझे नई कॉपी चाहिए। वैशाली बेटा, मैंने कल्याणी मौसी के ब्लाउज सिले हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे दे देंगी, तो फिर मैं तेरी कॉपियाँ खरीद दूंगी। माँ, फिर मेरे लिए भी एक जोड़ी मोजे खरीद देना। मेरे स्कूल के मोजे बिल्कुल फट गए हैं, इसलिए मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे मोजे देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा का पति एक नंबर का शराबी था, इसलिए वो दिन भर में जो भी कमाता है वो पैसे पीने के पीछे उड़ा देता है। जगदीश ने कभी अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, इसलिए सुमित्रा ने घर से ही दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिससे बड़ी ही मुश्किलों से उसके घर का खर्चा चल पाता है।
अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए सुमित्रा दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। अरे सुमित्रा, घर पर हो कि नहीं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कल्याणी जी, आप? मैंने जो ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो सिल गया क्या सुमित्रा? जी हाँ, आपके दिए ब्लाउज मैंने सिल दिए हैं कल्याणी जी, और तुरपाई भी कर दी है, अच्छे से कर दिया है। फिर भी एक बार आप फिटिंग देख लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम्हारे हाथों के सिले गए कपड़ों की फिटिंग क्या ही देखना। मैं तो कहती हूँ जब तुम्हें इतनी बढ़िया सिलाई आती है तो अपनी कोई टेलर की दुकान या फिर बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य भी दे पाओगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास मन से कहती है, कल्याणी जी, कौन सी माँ अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर इस दर्जी के काम से मैं बस इतना ही कमा पाती हूँ कि अपनी बेटियों का पेट भर सकूँ। अपनी गरीब दर्जी माँ की ये बातें दरवाजे के बाहर बस्ता लिए खड़ी मोहिनी, वैशाली और निशा सुन लेती हैं। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम तुम्हारे सपने को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। ये ले सुमित्रा, सिलाई के पैसे लेकर गरीब दर्जी सुमित्रा आंसू भरी आँखों से कल्याणी को देखकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी। आप नहीं जानती इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सिलाई के बदले मिले पैसों से सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए किताब और मोजे खरीद लेती है। वो दिन भर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया करती थी, हे ऊपर वाले, दया करके बस इस बार मुझ गरीब दर्जी माँ को एक बेटा दे देना। ऐसे ही समय बीतता है और सुमित्रा को हर बार की तरह 5वीं बार भी बेटी ही होती है, जिसके लिए उसका पियक्कड़ पति जगदीश उसे बहुत कोसता है। साली तो जैसी औरत पर लानत है, लानत। हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेटी ही हुई है। अब मैं तुझे और तेरी बेटियों को कमा कर नहीं खिलाने वाला। जिंदगी भर भी आंखें गड़ा गड़ा कर दर्जी का काम करके भी तो इन 5 में से किसी एक के भी दहेज का पैसा नहीं जोड़ पाएगी। जगदीश की ये बातें गरीब सुमित्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। समय बीतता है, अब 6 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा लगातार लोगों के कपड़े सिलती है। एक दिन जब उसकी तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल ललिता जी एक अनाउंसमेंट करती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। 2 दिन बाद हमारे स्कूल में क्रिसमस का फेयरवेल सेलिब्रेशन है, जिसका थीम है गॉर्जियस लहंगा। इसलिए उस दिन सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएंगी और जीतने वाले को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर इनाम में 50, 25 और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी, वैशाली और निशा आपस में बातें करने लगती हैं। मोहिनी दीदी, अगर हम तीनों ये कंपटीशन जीत गयी तो वो पैसे हमें मिलेंगे और उससे हम माँ की बुटीक खोलने में मदद कर पाएंगे। ये सुनकर अमीर कल्पना और निधि उन तीनों की गरीबी का मजाक बनाती हैं। अच्छा जी, तो तुम तीनों भीख मंगों को ये लगता है कि ये इनाम तुम जीत जाओगी? फटी चिटी स्कूल ड्रेस पहनकर तो पढ़ने आती हो, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हें लहंगा कहाँ से दिलवाएंगी? अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तीनों उदास मन से घर आ जाती हैं और अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बताती हैं। माँ, तुम हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद दो ना। मेरी बच्चियों, जब तुम्हारी गरीब दर्जी माँ के पास फुटपाथ से कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? ये सुनकर वैशाली और निशा अपनी माँ से नाराज होकर गुस्से में कहती हैं, ठीक है माँ, हम अपना लहंगा खुद ही खरीद कर लाएंगे। चलो वैशाली, हम अपनी ये भरी हुई कॉपी रद्दी वाले को बेच कर आते हैं। हाँ, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतने में कुछ कॉपियाँ हाथों से छूटकर सुमित्रा के सामने गिर जाती हैं और सुमित्रा कहती है,
रुको, तीनों को लहंगा ही चाहिए ना? मैं इन कागज से तुम्हारे लिए लहंगा बना सकती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे ना माँ। फिर तो कागज का लहंगा बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। दीदी घर पर पैसे आ जाएंगे तो हम भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। 4 साल की मासूम पीहू के मुंह से ये सुनकर उसकी तीनों बड़ी बहनों और उसकी दर्जी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों बड़ी सावधानी से साबुत कागज फाड़ कर सुमित्रा को देती हैं और वो लहंगा सिलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में कागज का एक लहंगा तैयार हो जाता है। तभी सुमित्रा हिचकिचाते हुए मोहिनी से पूछती है, मोहिनी बता बेटी, कैसा सिला है ये कागज का लहंगा? माँ, आपने ये कागज का लहंगा बहुत ही सुंदर सिला है, मगर ये बिल्कुल सादा है। मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मोहिनी स्टेशनरी शॉप से कुछ रंग बिरंगे गिलीस पेपर खरीद कर लाती है और उनसे फूल बनाकर कागज के लहंगे पर गोंद से चिपका कर उसे सजा देती है। जिसके बाद उस गरीब दर्जी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। इसके बाद वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है, जिसमें से वैशाली के लिए बहुत ही बढ़िया बैकलेस लहंगा सिलती है, तो निशा के लिए कागज से सिंड्रेला लहंगा सिलती है। अगले दिन तीनों सुमित्रा का सिला कागज का लहंगा पहनकर स्कूल जाते हुए अपनी दर्जी माँ के पैर छूती हैं। माँ, अपनी तीनों बेटियों को आशीर्वाद दो माँ। सुमित्रा खुशी भरे दिल से अपनी तीनों बेटियों को रोते हुए आशीर्वाद देती है। तुम्हारी इस गरीब माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्चियों। माँ, आप 11 बजे से पहले मुन्नी और पीहू को लेकर स्कूल में आ जाना, क्योंकि हमारी जीत का इनाम आप ही को तो मिलेगा। अपनी गरीब दर्जी माँ से ये कहते हुए निशा की आंखों में एक बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। मोहिनी, वैशाली और निशा जब अपनी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुँचती हैं, तो स्कूल की लड़कियों से लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल भी उनके कागज के खूबसूरत लहंगे को देखते ही रह जाती हैं। तभी कल्पना अंदर ही अंदर उनके कागज के लहंगे को देखकर चिढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाती है। क्यों रे मोहिनी, तेरी गरीब दर्जी माँ की औकात इतनी भी नहीं थी क्या कि वो तुम्हारे लिए एक लहंगा सिल सके? रद्दी कागज से लहंगा बना दिया। देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरा लहंगा पूरे 50,000 का है, समझी? थोड़ी ही देर में तीनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मोहिनी, वैशाली और निशा स्टेज पर आ जाएं। हमारे आज के इस गॉर्जियस लहंगा कंपटीशन के विनर हैं सुमित्रा जी की तीनों बेटियाँ, इसलिए मैं ये पैसे इन्हें देती हूँ। जीत की खुशी में उन गरीब बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और मोहिनी हिचकते हुए कहती है, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मेरी माँ गरीब है, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो ऊपर वाली ने हमें उनकी बेटियाँ बनाकर भेजा है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियाँ आपके बनाए कागज के लहंगे पहनकर भी जीत गयी। माँ, अब आपको दिन रात आंखें गड़ाकर थोड़े पैसों में कपड़े नहीं सिलना पड़ेंगे माँ। ये कहते कहते मोहिनी फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा आगे आकर उसे गले से लगा लेती है। उन पैसों से सुमित्रा अपना एक बुटीक खोलती है और अपनी बेटियों के लिए सिले कागज के लहंगे के बाद से उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। आज सुमित्रा ने अपने हुनर और मेहनत से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है।